हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी के द्वारा निकाले गए फिजिक्स के मॉडल सेट वन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये टोटल 35 मार्क्स का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसके लिए आपको 1 आवर 30 मिनट का समय मिलेगा। तो आज हम लोग सेट वन के क्वेश्चन को जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन is equal to 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम चार्ज कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक एक नियम अगर हम लोग इसमें अप्लाई करें तो एक एक नियम से आप बोल सकते हैं, सिंस दैट मच कूलम contains 1 electron, therefore 1 coulomb charge contains 1 divided by 1.6 into 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन्स। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1.6, और ये जो 10 टू द पावर -19 है ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +19। और इसे जब कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डेटा आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स 1 कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए नंबर। सो द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू चार्जेस 1 कूलम्ब एंड 5 माइक्रो कूलम्ब। फर्स्ट चार्ज इज +1 माइक्रो कूलम्ब एंड अनदर चार्ज इज +5 माइक्रो कूलम्ब। तो आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और किस फोर्स से करेंगे तो वो फोर्स निकालने आपको आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू आपसे नहीं पूछा गया है। सपोज करिए फर्स्ट पर फोर्स लगता है F1 और सेकेंड पर फोर्स लगता है F2, तो ये दोनों फोर्स का रेशियो पूछा गया है, F1/F2 का रेशियो पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से जानते हैं कि फर्स्ट पर जितना फोर्स लगेगा सेकेंड पर भी उतना ही फोर्स लगेगा इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करके आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दोनों पर जो फोर्स का वैल्यू होगा, चूंकि वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, सो दोनों को जब हम लोग सेम वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर, सपोज करिए ये एफ कैलकुलेट करके आया तो दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ये 1:1 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1:1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कैपेसिटर्स each of capacity C are added in series combination, then their equivalent capacitance will be। तो अगर 3 कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं
ये है पहला कैपेसिटर, ये है दूसरा कैपेसिटर, ये है तीसरा कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर को जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और तीनों का वैल्यू चूंकि सेम है सी, तो इसे सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगा 3/c। बट आप लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर लिखते हैं 3/c, बट आप ध्यान रखें दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इससे फिर से आप रेसिप्रोकेट करना ना भूलें, दैट इज सी इक्विवेलेंट विल बी C/3। तो आप लोग गलती से 3/c लगाते हैं, लेकिन आप लोग इसे रेसिप्रोकेट करना भूल जाते हैं। तो ये 1/c है, हमें C इक्विवेलेंट पूछा गया है, सो C इक्विवेलेंट विल बी C/3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा C/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 4, if a hollow spherical conductor be charged positively, then the electric potential inside it will be। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना होता है, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पे आपके पास एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज, जो भी पॉजिटिवली चार्ज है वो उसके सरफेस पर लाई करेगा। और अगर किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से इसके सरफेस पर ला रहे हैं, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ता है यूनिट चार्ज के लिए, वो वैल्यू होता है के इज 1/4πε0। और अगर सपोज करें कि इस पर कैपिटल क्यू चार्ज है, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो आपको वर्क करना होगा Q/कैपिटल आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और अंदर में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो अंदर में जो वर्क डन हम लोग को सरफेस से अंदर तक किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना है, वो जीरो होता है सरफेस से उस पॉइंट तक लाने के लिए। लेकिन इन्फिनिटी से जब हम लोग किसी पॉइंट को लाते हैं, तो सरफेस तक जो हमने वर्क डन किया, वो उसके बाद अंदर में जो वर्क डन किया, दैट इज द जीरो। तो टोटल वर्क डन के लिए दोनों वर्क डन को आप ऐड करेंगे, सो टोटल वर्क डन होगा KQ/R। तो इट मीन्स किसी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से सिर्फ सरफेस तक ले जाएं या सरफेस से अंदर तक ले जाएं, दोनों केस में आपको वर्क डन सेम करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, एज वेल एज अंदर में भी इसका वैल्यू सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा आंसर होगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। मींस अंदर के किसी भी पॉइंट पर आपको अलग से एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना होगा। चार्ज हमारा पॉजिटिव है, सो आपको पॉजिटिव वर्क डन करना होगा, और ये यूनिफॉर्म होगा, सो करेक्ट आंसर विल बी पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द VI ग्राफ ऑफ ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ वोल्टेज एक्सेस। तो यहां पर हम लोग एक IV ग्राफ प्लॉट करेंगे। सपोज यहाँ पे मेंशन है VI ग्राफ, तो हम लोग Y एक्सिस पर वोल्टेज लेंगे और X एक्सिस पर करंट लेंगे। और जब VI ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, तो ऑफ कोर्स अगर कंडक्टर है तो इन दैट केस यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस मेक्स एन एंगल थीटा विथ वोल्टेज एक्सिस। तो ये है हमारा वोल्टेज एक्सिस। तो ये वोल्टेज एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। तो आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज बाय करंट। तो यहाँ पर सपोज करिए, यहाँ पर वोल्टेज सपोज इस पॉइंट के लिए अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, दिस मच डिस्टेंस विल बी वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो होगा करंट। तो
ये जो ट्रायंगल आपके सामने है, ट्रायंगल का नाम ओ ए डी। इस ट्रायंगल में, इस ऑफ कोर्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसे रेड कलर से कर दे रहा हूं। ये जो ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ ए डी, इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे बोलता हूं फाइंड कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जैसा कि आपने ट्रिगोनमेट्री में पढ़ा होगा, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला जो साइड है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो एडजेसेंट साइड है उसे बेस कहते हैं। तो हमारा बेस होगा वोल्टेज और परपेंडिकुलर होगा आई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कॉट थीटा इज वी बाय आई, और ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस विल बी वी बाय आई। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाय आई एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू वी बाय आई, तो आप आसानी से इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि कॉट थीटा रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस इसमें हम लोग कॉट थीटा के यूज से निकालेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी कॉट थीटा। सो 5 का आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Question number 6. The equation sigma E is equal to sigma IR is applicable to which law? तो जैसा कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा, किरचॉफ्स लॉ में हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ जो कि किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से या जंक्शन रूल या पॉइंट रूल के नाम से जाना जाता है, और फर्स्ट रूल को हम लोग शॉर्टकट में KCL किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा कि वो हमारा बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। और दूसरा किरचॉफ्स का जो दूसरा लॉ है, जिसे कि हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या इसी को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं, दोनों इसी का नाम है लूप रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा किसी भी लूप में समेशन ऑफ ईएमएफ इक्वल होता है समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के। तो ये हमारा सेकेंड लॉ पर बेस्ड है। और सेकेंड लॉ ये भी आप याद रखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके लिए यूजफुल होगा कि किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे कि हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, या इसे हम लोग पॉइंट रूल भी कहते हैं, और ये किस लॉ पर बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। और जो दूसरा लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे कि हम लोग लूप रूल के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और ये सेकेंड रूल पर बेस्ड है, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। तो आप इसे किरचॉफ सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया 6 का ए। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये दोनों भी यूजफुल है कि किरचॉफ्स करंट लॉ is based on conservation of charge and Kirchhoff's voltage law is based on conservation of energy। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। The balancing length of a potentiometer is at 120 centimeter. On shunting the cell with a resistance 4 ohm, the balancing point shift to a length 60 centimeter. Find the internal resistance of the cell। तो अगर इसके लिए आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 बाय L2 माइनस 1, जहां पर कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जिसका वैल्यू जब हम लोग सेल के साथ उसे संटिंग करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन है, द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज एट
120 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वैल्यू है 120, ये गिवन है L1 = 120 सेंटीमीटर। जब हम लोग पोटेंशियोमीटर के यूज से किसी सेल का डायरेक्ट ईएमएफ फाइंड करते हैं, तो वो वैल्यू हमारा E = K, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है। वो L1 लेंथ पर अगर बैलेंस होता है तो E = K टाइम्स L1 होता है। और सेकेंड केस में जब हम लोग सेल के पैरेलल में किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू जो वोल्टेज डेवलप होता है भी, वो जिस लेंथ पर बैलेंस हो रहा है, अगर इस क्वेश्चन में वो L2 लेंथ पर बैलेंस हो रहा है, तो V = KL2 होगा। और भी क्या होगा, तो इसमें हम लोग अगर करंट फाइंड करें, तो करंट का वैल्यू होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हुए, जो कि स्मॉल आर है, तो करंट होगा टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज के रूप में हम लोग ईएमएफ लेंगे, तो ईएमएफ इज ई, तो ये से भी के जगह पे हमें मेंशन करना होगा ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो इस वोल्टेज के जगह पर यही चीज हमें मेंशन करना है, ई भी इज इक्वल टू, ये हमारा करंट है, और करंट में जब हम लोग रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट वोल्टेज। सो भी इज इक्वल टू आई टाइम्स कैपिटल आर। अगर ये रेजिस्टेंस हमारा आर है, तो इसके करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट वोल्टेज। तो वोल्टेज हमारा होगा आई इंटू आर। तो आई का वैल्यू ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है, और वोल्टेज का वैल्यू इस आई को कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई। आई का वैल्यू क्या है, तो ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और कैपिटल आर जो कि रेजिस्टेंस है, तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया, और भी के जगह पर ये वैल्यू पुट करके हमें मिल रहा है K टाइम्स L2। और जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और थर्ड दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है स्मॉल आर के लिए, वो वैल्यू इस तरह से मिलता है। तो चलिए ये कैसे मिलेगा हम लोग इसे देखते हैं। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें, तो फर्स्ट में हमारा है E = K टाइम्स L1, और सेकेंड में है E कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो और राइट साइड है K टाइम्स L2। तो ये K कैंसल आउट हो जाएगा, E से E भी कैंसल आउट हो जाएगा, और जब इसे आप ऊपर ले जाएंगे देन यू विल गेट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू L1/L2। और जब इसे आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हमारा +1 =L1/L2 होगा। और इस +1 को जब दूसरे साइड ले जाएंगे, तो मैं इसे इस पोर्शन को थोड़ा सा इरेज करता हूं। तो आप इसे लिख सकते हैं स्मॉल आर बाय आर। ये जो +1 है, +1 को हम लोग अदर साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा L1/L2 -1। और जब इस कैपिटल आर को अदर साइड ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो आप डायरेक्टली इस रिजल्ट का यूज करेंगे L1/L2 -1। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला मिस हो गया है, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इसे निकाल भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके, जो कि फॉर्मूला के रूप में आपको ये याद रखना है, स्मॉल आर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर संटिंग रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर जो हम लोगों ने सेल के पैरेलल में कनेक्ट किया है, L1 फर्स्ट कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ था, L2 संटिंग करने के बाद का बैलेंसिंग लेंथ है। तो इस पे चलिए हम लोग वन बाय वन पुट करते हैं। पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो हम लोग इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करते हैं।
तो इसमें आपको पुट करना है कैपिटल आर के जगह पर 4 ओम, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑन शंटिंग द सेल विथ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू 4 ओम होगा। और फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 120 सेंटीमीटर। तो ये L1 की बात की जा रही है, L1 का वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। और जब हम लोग इसे शंटिंग करते हैं तब जो नया बैलेंसिंग लेंथ आता है L2, वो आता है 60 सेंटीमीटर। जब ये सारे वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट करते हैं, देन वी विल गेट कैपिटल आर के जगह पे 4 ओम, L1 के जगह पर 120, L2 के जगह पे 60 -1। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 60 और ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, 2 - 1 इज 1, तो 4 × 1 दैट इज 4 ओम। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 4 ओम। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपसे उम्मीद की जाती है कि ये बेसिक फॉर्मूला और इसमें नोटेशन का क्या मतलब है ये आप समझ सकें। तो इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई चार्ज अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स का वैल्यू जो हम लोग बताते हैं, वो वैल्यू होता है F इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। और जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के यूज से, तो ये आता है क्यू भी बी साइन थीटा। तो क्वेश्चन में मेंशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। और अगर वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पे थीटा को हम लोग चेंज करके फोर्स का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन ए 70 टर्न्स कॉइल ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कैरिंग अ करंट ऑफ 20 एम्पियर held with its axis at right angle to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आप इसका एक रफ डायग्राम भी बना लें और साथ ही साथ गिवन नोटेशन को भी मेंशन कर लें। तो क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि 70 टर्न्स, मतलब गिवन है कि कॉइल में नंबर्स ऑफ टर्न है 70। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो हमारा कॉइल है इसमें नंबर्स ऑफ टर्न 70 है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसके अंदर का जो एरिया है, दैट एरिया इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे हमें स्क्वायर करना होगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 400 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ द कॉइल है। और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है आई, आई का वैल्यू है 20 एम्पियर। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया है वहां पर बी का वैल्यू है, कैपिटल बी का वैल्यू है 0.2 टेस्ला। तो ये भी याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। या टेस्ला के जगह पे आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं, जहां की वेबर फ्लक्स का यूनिट होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये भी ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला भी है, साथ ही साथ वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। अब ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि वेबर किसका यूनिट होता है? तो वेबर यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का।
मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पर ये राइट एंगल पर प्लेस्ड है। ये जो क्वाइल का एक्सिस है, ये हमारा सपोज करते हैं कि ये हमारा क्वाइल का एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विथ इट्स एक्सिस राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा, वो है 90 डिग्री का। तो हमें एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री। तो अब हमें फाइंड करना है टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो टॉर्क के लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे। टॉर्क का वैल्यू होगा टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। म्यू क्या है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जिसका वैल्यू होगा एन आई ए इज, और जो एरिया एक्सिस ऑफ द क्वाइल के अलोंग एरिया का डायरेक्शन है, क्रॉस बी है तो बी साइन थीटा। ये सारे वैल्यूज पुट करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो एन के जगह पर 70 पुट करना है आपको, आई के जगह पर आपको 20 एम्पियर पुट करना है, एरिया के जगह पे 400 डिवाइडेड बाय 10,000 पुट करना है, बी के जगह पर 0.2 टेस्ला पुट करना है। चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसे। तो एरिया के बाद बी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0.2 टेस्ला, और साइन थीटा के जगह पे साइन 90 डिग्री, जिसका वैल्यू 1 होता है। जब इन सारी चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देख सकते हैं 2 जीरो से यहाँ कट गया, और ये 2 जीरो से ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये 0.2 टेस्ला है तो 2/10 आप कर देंगे, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 × 2 14, 14 × 2 28, 28 × 4 और डिवाइडेड बाय 10, और साइन 90 जो कि ऑलरेडी 1 होता है। तो 28 × 4 जब आप करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आएगा 8 × 4 32, कैरी हो गया 3, 4 × 2 8, 8 + 3 11 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड करने पर 11.2, और इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए 11.2 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 11.2 न्यूटन मीटर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नन ऑफ दीज ऑप्शन को चूज करेंगे, बट ये ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 11.2 न्यूटन मीटर होना होना है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रोसीजर याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड इस न्यूमेरिकल इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप सही आंसर पर पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बनाने के लिए हम लोग उसके पैरेलल में संट रेजिस्टेंस, जो कि काफी लो वैल्यू का होता है, जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा सेटअप हमारा आमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे हम लोग करंट का रीडिंग लेते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इंट्रोड्यूसिंग अ संट रेजिस्टेंस। संट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा। अब तो ये 10th का आंसर होगा बी। लेकिन अगर इसी गैल्वेनोमीटर को अगर हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम लोग हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते, तो ये हमारा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे कि सीरीज में कन्वर्ट करने से ये वोल्ट मीटर बनता है, बट पैरेलल में लो वैल्यू कनेक्ट करने पर आमीटर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर होगा बी, इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल वैल्यू इन
पैरेलल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल्स ऑफ डिप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर्स आर रेस्पेक्टिवली। तो जब हम लोग पोल पर किसी मैग्नेट को ले जाते हैं तो ये जो मैग्नेट है वो बिल्कुल वर्टिकली अरेंज हो जाता है। तो ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। इसलिए पोल पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो होता है 90 डिग्री का। और इक्वेटर पर, ये रहा इक्वेटर, तो इक्वेटर पे टेंजेंट और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। तो आपके मन में ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल ऑफ डीप। तो एंगल ऑफ डीप है हमारा मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने पर वो अर्थ के टेंजेंट से जो एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे अर्थ का टेंजेंट और मैग्नेट दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं, लेकिन इक्वेटर पे टेंजेंट और मैग्नेट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप 0 डिग्री होता है, बट पोल पर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होता है। तो पोल के लिए 90 डिग्री और इक्वेटर के लिए 0 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ an electric circuit changes and EMF is introduced in the circuit, this is called। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा होगा कि जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। तो इस फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर इज गिवन बाय। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट अगर हमें निकालना है तो हमें पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ का यूज करना होगा। तो यहाँ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है E0। पीक वैल्यू को E0 से डिनोट किया जाता है और रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो जब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रेजिस्टेंस से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा, जिसे कि कैपिटल I0 से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है E0 डिवाइडेड बाय आर। अगर आप E बाय आर करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो नेट पीक ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, तो E नॉट बाय आर विल गिव यू द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी डेसिपेटेड इन LCR सर्किट। तो LCR सर्किट की ये खासियत होती है जिसमें कि इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा और रेजिस्टेंस होगा। तो जब इसे आप सर्किट से कनेक्ट करते हैं एसी सर्किट से, तो एल के अक्रॉस कोई भी एनर्जी डेसिपेट नहीं होगा। वोल्टेज तो ड्रॉप होगा बट कोई भी एनर्जी डेसिपेट नहीं होगा। ये लीडिंग और लैगिंग करवाता है। सिमिलरली यहाँ पे कैपेसिटर में भी वोल्टेज में जो ड्रॉप, लीड और लैग का जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर एनर्जी का डेसिपेशन नहीं होगा। तो ये दोनों जो एल और सी कंपोनेंट है, एल और सी में कोई भी एनर्जी का डेसिपेशन मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता है। हमारा एनर्जी का लॉस सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। और एल जिसे कि इंडक्टर कहते हैं और सी जिसे कि कैपेसिटर कहते हैं। तो इंडक्टर में करंट, हमारा करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस होता है इंडक्टर और कैपेसिटर में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जब LCR सर्किट में हमारा करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज और करंट के बीच कितना का लीड और लैग होता है, कौन आगे चलता है कौन पीछे चलता है। तो आप याद रखेंगे कि कैपेसिटर में करंट
लीड करता है, करंट आगे आगे चलता है, और इंडक्टर में करंट पीछे पीछे चलता है। कितने एंगल से? तो 90 डिग्री के एंगल से आगे और पीछे चलता है। तो लीडिंग और लैगिंग 90 डिग्री के एंगल से होता है। लेकिन रेजिस्टेंस में दोनों साथ साथ चलता है, और रेजिस्टेंस में हमारा एनर्जी लॉस भी होता है, लेकिन एल और सी में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज आर ओनली। सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा एनर्जी का लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू। तो ट्रांसफार्मर हमारा एसी करंट के लिए यूज होता है, और ये एसी के हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर वोल्टेज का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करे तो हम लोग उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और अगर वोल्टेज घटता है तो उसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो सुटेबल एसी वोल्टेज को फाइंड करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। सुटेबल मतलब अगर हमें हाई वोल्टेज की नीड है तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, अगर हमें लो वोल्टेज का नीड है तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो सुटेबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर के चैप्टर में। तो ये दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं जो कि एसी करंट को डीसी करंट में, हाफ वेव में डीसी करंट में कन्वर्ट करने में, और फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग को डीसी को कन्वर्ट करना हो एसी में तो इसके लिए हम लोग दूसरे कंपोनेंट का यूज करेंगे, दैट इज, जो कि घरों में आप यूज भी करते होंगे, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है ऑब्टेन अ सुटेबल डीसी वोल्टेज। तो ये सही ऑप्शन नहीं है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो 15th का करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो ये वैल्यू आप याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे कि हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1/√अंडर म्यू जीरो बाई इप्सिलन जीरो। म्यू जीरो को क्या कहते हैं? तो म्यू जीरो को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और इप्सिलन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो म्यू नॉट को परमीएबिलिटी और इप्सिलन नॉट को परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए। तो ये सी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, सी इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट बाई ई नॉट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी जब आप बनाएंगे तो आप 100% श्योर रहेंगे कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स जरूर से जरूर अचीव कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव में अगर आप अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं तो आपका परसेंटेज जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
the angle of incidence corresponding to angle of refraction 90 degree is called. तो रिफ्रैक्शन में आपने देखा है कि सपोज लाइट अगर हमारा डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है, डेंसर टू रेरर, तो जब भी लाइट डेंसर से रेरर में जाता है तो वो नॉर्मल से अवे बैंड कर जाता है। तो ये सपोज करते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से अवे तरफ बैंड कर जाएगा, झुक जाएगा नॉर्मल से अवे। तो एक जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करता जाता है। सपोज करिए एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाए, सपोज करिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ये जो वैल्यू है, ये आर का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के तरफ जाना चाहिए, और यहां पर अगर ये क्रिटिकल एंगल का कंडीशन मैच होता है तब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहां पर? तो रेरर मीडियम में। और आपसे ऑब्जेक्टिव में ये सी का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, तो सिंपली आप स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे जो कि कहता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, तो सपोज करिए डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा म्यू म्यू 1 है और रेरर मीडियम का म्यू 2 है, तो यहाँ पे हम लोग म्यू 2 बाई म्यू 1 लिखते हैं। तो ये क्रॉस के फॉर्म में होता है साइन आई, ये इस एंगल को आई हम लोग बोल रहे हैं, और साइन आई के अपोजिट म्यू 2 और साइन आर के अपोजिट म्यू 1। तो ये हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज कर रहे हैं। स्नेल्स लॉ में आई का वैल्यू अगर हम लोग सी पुट कर दें तो साइन सी बाई साइन आर, आर का वैल्यू 90 डिग्री अगर पुट कर दें तो म्यू टू अगर रेरर मीडियम है तो जनरली हम लोग इसे इस फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे, म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो साइन 90 डिग्री जिसका वैल्यू की 1 होता है, तो साइन सी का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1 2, मतलब सी का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स 1 बाई म्यू 1 2। तो म्यू 1 2 इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, मतलब डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए ये भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में सिंपली हम लोग क्रिटिकल एंगल को सेलेक्ट करेंगे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में उसे हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19, द लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट्स लेंस फॉर्मूला में हम लोग 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखते हैं। अगर हमसे मिरर फॉर्मूला पूछा जाता तो प्लस लिखते बीच में 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर जो लेंस फॉर्मूला के रूप में हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे वो आंसर होगा, वो होगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इफ द एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 then the equivalent focal length of the combination is given by। तो सपोज करिए आपके पास दो या दो से दो लेंस है, दोनों थिन लेंसेस है मतलब पतले लेंस है, एक का फोकल लेंथ है f1, दूसरे का फोकल लेंथ है f2। तो इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा तो वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ
इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल फोकल लेंथ, मीन्स 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। तो इसमें हम लोग करेक्ट ऑप्शन के रूप में ए को सेलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। 21st, the angle of deviation, the angle of deviation depends on the, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ, तो डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो, सपोज करिए ये हमारा लाइट है, ये अगर इस एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें जो डेविएशन होगा, तो डेविएशन आप निकाल सकते हैं, दिस वन इज द डेविएशन। तो डेविएशन डेल्टा हमारा यहाँ पे लार्जर एंगल आर माइनस आई, ये डिपेंड करेगा कि आई माइनस आर होगा या आर माइनस आई होगा, कौन सा एंगल बड़ा है। अगर लाइट डेंसर से रेरर के केस में जा रहा हो तब हमारा डेल्टा होगा आर माइनस आई, लेकिन अगर ये रेरर टू डेंसर जा रहा हो तब ये आई माइनस आर होगा। तो ये डेविएशन इन दोनों पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दोनों पर डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। और ये आई डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कि किस एंगल पर हम इसे इंसिडेंट कराते हैं, और आर डिपेंड करेगा कि इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू। तो आर डिपेंड करता है म्यू पर। तो फाइनली डेविएशन आई आर एज वेल एज म्यू, दो तीनों पर डिपेंड करेगा। बट यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दोनों का जो करेक्ट आंसर हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो होगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। A double slit interference experiment is carried out in air and the entire arrangement is dipped in water. The fringe width, तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप जानते हैं कि अगर दो स्लिट, स्लिट मीन्स पिन होल, ये पहला पिन होल है स्लिट इसे हम लोग कहेंगे, ये दूसरा पिन होल है S2, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा स्मॉल डी है और यहाँ से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर कैपिटल डी है, तो इसके इंटरफेरेंस के कारण जो हमारा फ्रिंज बनेगा, उस फ्रिंज का जो विड्थ हम लोग बीटा डिनोट करते हैं वो होता है लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। जब पूरे सेटअप को अगर हम लोग किसी दूसरे, सपोज करिए वाटर में आप इमर्स्ड कर देते हैं पूरे अरेंजमेंट को, तो उससे क्या होगा, जो आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिसका वेवलेंथ आप लैम्डा ले रहे हैं, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो अगर एयर में लैम्डा है तो दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उस मीडियम में उसका जो नया लैम्डा होगा दैट इज लैम्डा डैश, वो पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाएगा बाय फैक्टर म्यू से। तो नया लैम्डा हमारा देख रहे हैं कि वो लैम्डा बाय म्यू हो जा रहा है, इट डिक्रीजेस। तो अगर लैम्डा डिक्रीज करेगा तो हमारा जो बीटा होगा, तो बीटा में हमें जो लैम्डा यूज करना है, इस बार हम लोग नया लैम्डा यूज करेंगे दैट इज लैम्डा डैश। तो हमारा जो बीटा डैश होगा वो भी पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाएगा दैट इज बीटा बाय म्यू। तो यहाँ पर हमारा चूंकि वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है बीटा, तो लैम्डा के डिक्रीज होने से बीटा भी डिक्रीज कर जाएगा बाय अ फैक्टर म्यू। तो करेक्ट आंसर होगा डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। अगर सपोज करिए किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेंशन है म्यू का वैल्यू 1.3 है, तो आप लैम्डा को भी 1.3 से रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर 1.3, एज ए रिजल्ट हमारा बीटा भी 1.3 फैक्टर से डिवाइडेड बाय 1.3 हो जाएगा, घट जाएगा। तो होप आप समझ चुके होंगे, जब पूरे अरेंजमेंट को जब हम लोग किसी अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इमर्ज कर देते हैं तो उसका बीटा लैम्डा दोनों डिक्रीज करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी। तो अगर कोई वेव अगर कोई पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट होते हैं, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो उसके कारण हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। अगर यही पॉइंट सोर्स का दूरी अगर बढ़ता जाए, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट का रेडियस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा तो आपको एक प्लेन मिलेगा। जैसे आप जानते हैं कि हमारा अर्थ भी एक स्फीयर है, लेकिन इतना बड़ा स्फीयर है कि उसका रेडियस काफी बड़ा है। तो रेडियस काफी बड़ा होने के कारण उसका जो छोटा पार्ट है वो हमें बिल्कुल प्लेन नजर आता है। तो अगर सोर्स इंफिनिटी पर चला जाए, बहुत दूर चला जाए, तो उस केस में हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटे से पार्ट को प्लेनर वेव फ्रंट की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे हमारा अर्थ बहुत बड़ा स्फेरिकल स्फीयर है, जिसके की छोटे पार्ट को हम लोग प्लेन की तरह कंसीडर करते हैं। इन द सेम वे अगर हमारा सोर्स इंफिनिटी पर हो तो हमें प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्लेनर। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है, लाइन सोर्स के कारण सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है। तो 23rd का आंसर होगा सी, प्लेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24, द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में दो वेव कंबाइन होते हैं और उसके कारण एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण डार्कनेस मिलता है, कहीं पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ब्राइटनेस मिलता है। तो यहाँ पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट मीन्स इंटरफेरेंस जो बेस्ड है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रॉन होता क्या है? तो अगर फोटोन मीन्स, फोटोन हम लोग लाइट के लिए यूज करते हैं। फोटोन किसी मेटालिक सरफेस पर जब इंसिडेंट होता है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? तो चार्ज जो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन का होता है वही फोटो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 to the power -19 कुलॉम, ऑफकोर्स निगेटिव में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कुलॉम होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मैच नहीं कर रहा है। सो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। तब आप बोलेंगे कि ये 9.1 क्या है? तो 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg उसका मास होता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg, बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 to the power -19 कुलॉम, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग नन ऑफ दिस को सेलेक्ट करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स ऑन। फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड करेगा कि कितना फोटोन मेटालिक सरफेस से इंसिडेंट हुआ। और अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे। तो जितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उतने ज्यादा करेंट्स आपको मिलेंगे। तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो करेक्ट आंसर जो है वो है सी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27।
1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम लोग करने वाले हैं वो है 27। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। और लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है h बाई p। p क्या है? p है मोमेंटम। तो जैसा कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ एम भी स्क्वायर लिखते हैं। तो हम लोग इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, हाफ एम भी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। और एम भी जिसे कि हम लोग मोमेंटम के नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी क्या होगा? तो पी होगा रूट अंडर 2m के। के क्या है? के इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे देन यू विल गेट h डिवाइडेड बाई 2। पी के जगह पे आपको रखना है रूट अंडर 2m के। बट के जगह पे क्वेश्चन में मेंशन है काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने कैपिटल ई से मेंशन किया है। सो करेक्ट आंसर होगा h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m। और काइनेटिक एनर्जी के लिए ई का सिंबल यूज करना है। सो h के लिए, लेमडा के लिए जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 मास, ऑफ कोर्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस उपलब्ध नहीं है, स्मॉल एम और ई कैपिटल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर के रूप में आप इसे याद रखेंगे ड्यू टू टाइपिंग मिस्टेक्स। तो करेक्ट आंसर आप ये याद रखेंगे 27 के लिए, लैम्डा वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी h बाय रूट अंडर 2m e। e इज द काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। e को k से भी मेंशन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 28 Rutherford experiment suggested that size of the nucleus is about। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज हम लोग 10 टू द पावर -15 मीटर से 10 टू द पावर -14 मीटर के रेंज में लेते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग spectral series falls within the visible range of electromagnetic radiation। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, ड्रॉप करता है, तो जो हमें सीरीज मिलता है उसे हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। बट ये विजिबल रेंज नहीं है। और किसी भी सेल से जब वो सेकेंड में ड्रॉप करता है तो जो हमें सीरीज मिलता है उसे हम लोग बाल्मर सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रेंज है, मतलब ये विजिबल है जिसे कि हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें किसी भी हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन थर्ड में जंप करेगा तो हमें पाससन सीरीज मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस से जब रेडियो एक्टिव बीटा पार्टिकल्स इमिट होता है तो व्हाट इज बीटा पार्टिकल? तो बीटा पार्टिकल के केस में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में।
इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ये जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। लेकिन न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से उसका मास नंबर इन मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट एटॉमिक नंबर में एक से चेंज हो जाएगा। सपोज करिए कोई पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स, और एक्स से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो जो नया डाउटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में रिलेशन, सपोज करिए एक्स का एटॉमिक नंबर जेड है और इसका मास नंबर ए है, दिस वन इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट। और वाई जिसे कि हम लोग डाउटर न्यूक्लियस कहेंगे, तो बीटा पार्टिकल के निकलने से उसके एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा दैट इज Z+1, बट मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग हम लोग बराबर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होता है, बट एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज कर जाता है। तो इस केस में जो हमें टर्म्स मिलता है दैट इज कॉल्ड आइसोबार्स। तो 30 का आंसर होगा डी। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी अल्फा, ये तो था बीटा पार्टिकल के केस में, अगर अल्फा पार्टिकल किसी एटॉम से निकलता, किसी पेरेंट न्यूक्लियस से, तो उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंज होता है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल होता है डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। तो हीलियम आयन का एटॉमिक नंबर 2 लेते हैं, मास नंबर 4 लेते हैं। तो जब हमारा अल्फा पार्टिकल निकलता है तो नया जो डाउटर न्यूक्लियस बनता है उसके एटॉमिक नंबर में 2 से रिड्यूस होगा, क्योंकि ये जो बीटा पार्टिकल है, तो बीटा पार्टिकल इज डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है जो कि बाहर निकल चुका है। तो एटॉमिक नंबर 2 बाहर निकल चुका है, तो नया एटॉमिक नंबर जो होगा वो 2 से रिड्यूस कर जाएगा, और मास नंबर जो है वो भी रिड्यूस करेगा बाय 4। तो अल्फा पार्टिकल के केस में एटॉमिक नंबर 2 से घटता है, मास नंबर 4 से घटता है, बट बीटा पार्टिकल के केस में एटॉमिक नंबर में तो 1 से इंक्रीमेंट होता है, बट मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये दोनों केस आप ध्यान रखेंगे। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा उसे हम लोग आइसोबार कहेंगे। आइसोबार किसे कहते हैं, वैसे दो एटॉम्स जिसका मास नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के एटॉमिक नंबर में अंतर है, एक से अंतर है, और मास नंबर दोनों का सेम है, तो मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने के कारण इस दोनों को हम लोग आइसो बार की कैटेगरी में रखते हैं। तो करेक्ट आंसर है आइसो बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 31st, the radius of a spherical nucleus is measured by electron scattering is 3.6 Fermi meter. What is the mass number of nucleus most likely to be? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, R is equal to R naught a to the power 1/3। तो यहाँ पर 3.6 द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। तो ये आर का वैल्यू मेंशन है स्मॉल आर, दिस वन इज द स्मॉल आर इज 3.6 फर्मी मीटर, और आर नॉट का वैल्यू ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिसे कि आपको याद रखना है, आर नॉट का वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर। तो आर नॉट के जगह पे आप 1.2 फर्मी मीटर रखेंगे, ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जब इसे आप इधर डिवाइड करेंगे 1.2 से, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, ये 12 इंटू 3 36, तो ए टू द पावर 1/3 विल बिकम 3, और जब आप इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये 1/3 है, इस तरफ पावर 3 हो जाएगा, और जब 3 का पावर 3 करेंगे
तो आपको मिलेगा 3 × 3 × 3 दैट इज 27। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन होगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 32 इन रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग है क्या, सबसे पहले हम लोग इसे डिस्कस करें। तो जब किसी डायोड को, तो डायोड क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें कि पी टाइप और एन टाइप। तो जब आप पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे लाइक दिस, तो इसे हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। बट क्वेश्चन में रिवर्स बायसिंग की बात की गई है। तो रिवर्स बायसिंग में क्या करेंगे, पी को माइनस से कनेक्ट करना है और एन को प्लस से कनेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग इसे बड़ा कर देते हैं। तब ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, पी साइड निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो रिवर्स बायसिंग के केस में जो करंट होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम लोग रिवर्स बायसिंग के केस में करंट को नेग्लिजिबल बोलते हैं, मीन्स नो करंट, मतलब ये स्विच ऑफ की तरह काम करता है। तो इस केस में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये करंट फ्लो ही नहीं करता है। तो इसमें जो बैरियर वोल्टेज है जो कि अपोज करने का काम करता है, तो बैरियर वोल्टेज वो इंक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जो नेसेसरी वोल्टेज चाहिए, तो अगर हम लोग बैरियर वोल्टेज से एक्सीड करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे बैरियर वोल्टेज के इंक्रीज कर जाने से हमें रिवर्स बायसिंग के केस में कोई भी करंट नहीं मिलता है। तो पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेस। बट अगर हम इसे फॉरवर्ड बायसिंग करते तो बैरियर वोल्टेज डिक्रीज करता और हमें एक करंट मिलता आफ्टर एक्सीडिंग बैरियर वोल्टेज। तो आप याद रखेंगे रिवर्स बायसिंग के केस में पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेस, लेकिन फॉरवर्ड बायस के केस में पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता है। तो दोनों बात आप याद रखिए। तो पहला ऑप्शन है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज। तो रिवर्स बायसिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करता है। अगर मैं बोलता फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। इन रिवर्स बायसिंग नो करंट फ्लोज। तो ऑफकोर्स नो करंट तो नहीं, नेग्लिजिबल करंट, बहुत कम करंट फ्लो करता है, तो उसे हम लोग बिल्कुल नो करंट ना कह के नेग्लिजिबल करंट बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन के रूप में नेग्लिजिबल करंट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो नेग्लिजिबल करंट भी अप्रोक्सीमेटली नो करंट है, बट एग्जैक्टली नेग्लिजिबल करंट वर्ड ही सुटेबल होगा। 32 का सी में पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेस। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। डिप्लीशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 33 टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग ग्रुप 4 एलिमेंट जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग ग्रुप 3 एलिमेंट से डोपिंग करते हैं। डोपिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी को ऐड करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डोपिंग। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब आप ग्रुप 3 एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ग्रुप 3 में हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो एल्युमिनियम, गैलियम, बोरॉन, ये सब ग्रुप 3 एलिमेंट्स है। तो जब आप सिलिकॉन में बोरॉन, गैलियम या एल्युमिनियम को ऐड करते हैं तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है।
तो जर्मेनियम तो हमारा ग्रुप 4 का ही है, और फास्फोरस हम लोग अगर फास्फोरस ऐड करेंगे तो वो हमें एन टाइप मिलेगा जो कि ग्रुप 5 का है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के रूप में हम लोग एल्यूमिनियम को सेलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन सेमीकंडक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल दोनों की जिम्मेदारी होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ, इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है। अब बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस केस में रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टर मेटल में कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है, बट सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल। होल क्या है, तो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को ही हम लोग होल कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 इन फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए हम लोग समझते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में होता क्या है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जब आप एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में अपर साइकिल एज वेल एज लोअर साइकिल दोनों रेक्टिफाई होता है और आपको डीसी करंट मिलता है इन यूनि डायरेक्शन। तो सपोज करिए यहां से यहां का अगर टाइम साइकिल टाइम पीरियड टी है, तो इस केस में देखेंगे कि यहाँ पर t/2 टाइम में ही ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी t/2। और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कहें तो ये डबल होगा। अगर इसका फ्रीक्वेंसी है v तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 2v। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे दैट इज 1/t, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाले तो इस केस में आप 1/t/2 करेंगे तो दैट इज 2/t, और 1/t को हम लोग f लिख सकते हैं। तो ये 2/t जो है तो ये 2 इंटू एफ हो जाएगा। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, क्वेश्चन में एफ को भी से लिखा गया है, सो इट इज 2v। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2v होगा। बट अगर यही चीज आपसे हाफ वेव के लिए पूछा जाता तो हाफ के इसमें हमें अपर साइकिल तो मिलता बट लोअर साइकिल नहीं मिलता। तो फुल वेव रेक्टिफायर में तो फ्रीक्वेंसी डबल होता है, बट हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, दैट इज v। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज 2v। लोगों ने जेसीआरटी के द्वारा निकाले गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज बेसिक लेवल से डिस्कस किया, और आने वाले वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट सेट को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस के साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सीखें, जिससे इससे मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए सेट को प्रैक्टिस करेंगे, और उम्मीद है कि इन सेट को प्रैक्टिस करने से आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आप 50% या उससे अधिक नंबर ला पाते हैं तो ऑफकोर्स सब्जेक्टिव में वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके पास करना है। तो ऑब्जेक्टिव में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करेंगे, ऑब्जेक्टिव का स्कोर से आपका टोटल स्कोर इंक्रीज होगा। तो चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे।